नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात मध्य प्रदेश की। उज्जैन में हैवानियत की शिकार लड़की की उम्र 15 साल बताई जा रही है और वो मध्य प्रदेश की ही रहने वाली है। जानकारी के अनुसार ये लड़की 24 सितंबर को गुमशुदा हो गई थी, जिसके बाद मामला थाने में दर्ज कराया गया था। पहले इस लड़की को उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा था। पुलिस ने मामले में एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं 5 लोग जो बच्ची के संपर्क में आए उससे बातचीत करते हुए सीसीटीवी में दिखे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस मामले में 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम 72 घंटे से ज्यादा के सीसीटीवी फुटेज को संभालने में जुटी है। 2.5 घंटे तक ये बच्ची लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। लेकिन एक आश्रम के आचार्य की नजर जब इस बच्ची पर पड़ी तो वो मदद को आगे आए हैं। इनका नाम राहुल शर्मा है और इनसे हम बात करते हैं। बहुत धन्यवाद राहुल, बात करने के लिए। आपने जो किया है उसके लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताएं कि हुआ क्या था। जैसे ही मैं अपने आश्रम के गेट पर था, वाहन लेकर के पहुंचा तो वडनगर की साइड मुझे मुड़ना था। मैं जैसे ही मुड़ा, मैंने देखा मेरे गेट से 20 फीट की दूरी पर एक बालिका वस्त्र विहीन अवस्था में आ रही है। नीचे कोई वस्त्र नहीं पहना। जैसे ही अपनी आंखों से देखा, मैं देखकर स्तब्ध रह गया। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। जिस प्रकार आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, मेरे एक वस्त्र धारण कर रखा है, ऊपरी वस्त्र। यह वस्त्र मैंने तुरंत निकाल करके उस बालिका को दिया। उसने अपने अंगों को ढका। फिर उस बालिका के पास मैंने वाहन खड़ा करके और मैंने उस बालिका से पूछा कि बेटा, तुम्हारी दुर्दशा किसने की? ऐसी हालत में तुम कब से घूम रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस प्रकार से मैं कई बार कई जानकारी उस बालिका से लेने की मैंने चेष्टाएं करी, लेकिन हो सकता है कि बालिका मेरी बातों को समझ नहीं पा रही थी या वह जो बोल रही थी उसे मैं नहीं समझ पा रहा था। कई बार उस बालिका से मैंने पूछा, लेकिन वह मुझे नहीं बता पाई। मैंने उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में से पेन डायरी निकाल करके भी दिया कि बेटा, यदि तुम लिखना जानती हो तो अपने माता पिता का नंबर इस पर लिखो, अपने माता पिता का नाम लिखो, या जो हरकत तुम्हारे साथ की इसके बारे में यदि आप प्रशासन को सूचना करना चाहती हो पुलिस को, तो वह भी मुझे लिख करके बताओ। वह बालिका बहुत ज्यादा ही डरी हुई थी। मैंने उस बालिका से कहा कि यहाँ आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस स्थान पर आप खड़ी हो, यह बहुत सुरक्षित स्थान है। हाँ, आपका कोई बाल की बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन बालिका फिर भी डरी हुई। 10-20 मिनट मेरे पास बात करते करते वो मेरे विश्वास में आ गई थी, मेरे ऊपर विश्वास करने लग गई। मैंने उससे पूछा कि बेटा, भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा है? तो उसने हाँ का मुझे महसूस कराया। मैंने अपने बालक से कहा कि आश्रम में जो स्वल्पाहार बना है, उस दिन हमारे यहाँ नमकीन दलिया बना था। मैंने बालक से उसके लिए नमकीन दलिया बुलवाया, उसने कुछ खाया, चाय पिलवाई उसे जल पिलवाया। कुछ सहयोगी लोग मेरे और आ गए, उन्होंने भी अपनी जेब से नकदी पैसा निकाल करके मेरे साथ में उसे नकदी पैसे विश्वास के रूप में दिए। इसके पश्चात हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचित किया, पुलिस से संपर्क बनाया। 2 बार हमने 100 पर कॉल किया, क्योंकि हमारा कॉल किसी कारणवश डिस्कनेक्ट किया गया। फिर हमने महाकाल थाने पर कॉल किया, वहां से हमारे लिए मदद की गई। पुनः हमने 100 पर कॉल किया, वहां से पुलिस की गाड़ी अधिक समय न लेते हुए 15 से 20 मिनट में हमारे पास पहुंची और बालिका को हमने पुलिस के हवाले किया। बालिका मुझे कुछ नहीं बता पाई। उसने ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ से आई है, और मुझे उसने ये भी नहीं बताया कि उसके साथ ये ऐसी हरकत किसने की। बिल्कुल, शायद उस समय उसकी अवस्था ऐसी रही होगी कि नहीं बता पा रही होगी। क्या कारण आप देखते हैं, जो हम दृश्य भी दिखा रहे हैं कि बहुत चली है वो और इतने घरों में गई, शायद किसी ने उसकी मदद नहीं की। बहुत वहाँ पे लोग भी रहे होंगे। उस हालत को आप हम बयां भी नहीं कर सकते जिस स्थिति में वो रही होगी। क्यों किसी ने समाज में उसकी मदद नहीं की? आपका क्या 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 राय है आपकी इस पर? ये सूचना हमारे पास पहुंची है कि कई घरों से वह कई रास्ते से गुजरी, हजारों घर उसने पार किए, कई होटलें, कई सार्वजनिक स्थान उसने पार किए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कई वीडियो में यह भी देखा, कहीं मकान के द्वार वह खटखटा रही है, मदद के लिए भीख मांग रही, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। यह बहुत देख करके हम लोगों को बहुत शर्म आती है। आज मानव के मकान में मानवता के साथ साथ आज हम लोग इतना कुछ अंधकार में जा रहे हैं। आज हमारे देश की बहन, हमारे बेटी आज घर घर ठोकरें खा रही है, ऐसी अवस्था में, जो कि हम अपनी आंखों से उसे देख भी नहीं सकते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा, मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया।
मुझे बहुत इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, लेकिन मैंने सारे कार्य को रोक दिया और तुरंत ही मैंने उसकी सेवा की। यह बहुत शर्म की बात है कि जिन लोगों ने उसको उतारा उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मानव योनि में जन्म लेकर सनातन संस्कृति में वो लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, भगवान महाकाल की पावन नगरी में रह रहे हैं। ऐसा करने पर भी उन लोगों को ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और उन लोगों को इस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बालिकाएं, कई परिवार भगवान महाकाल के भरोसे, भगवान महाकाल की भक्ति की धारा में बहते हुए इस जन समुदाय में, उज्जैन में रहने वाले लोगों के ऊपर विश्वास करके, यहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास करके लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। जिन लोगों ने ऐसा एक निंद्य कर्म किया है उनको भी सजा मिलना चाहिए और जिन लोगों ने बालिका को दुत्कारा है उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग मानव योनि में रह रहे हैं, हमें बिल्कुल ही एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा मानवता में किस तरह से अंधकार आया। आपने बताया ये भी है कि 2 बारी आपने 100 नंबर पर फोन किया और किसी ने फोन लिया नहीं। जहां से लड़की गुजरी है वो एक वीआईपी इलाका है, बावजूद इसके कोई पुलिस वहां पे नहीं दिखी। मैडम, हमने 2 बार कॉल किया, दोनों बार हमारा कॉल डिस्कनेक्ट किया गया। अब वह किस कारण से कॉल डिस्कनेक्ट किया गया उसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मेरी इस विषय में भी रिक्वेस्ट रहेगी पुलिस प्रशासन से कि इस विषय के ऊपर ध्यान दिया जाए। चलो वो तो हमारा एक निजी स्थान था, तो वहां हमें किसी प्रकार का कुछ खतरा नहीं था। बाकी कई आए बार हम लोग आए दिन रोडों पर भी ऐसे केस कभी देखने को मिले या ऐसे हम लोग मदद करने आगे आए तो पुलिस प्रशासन कॉल उठाता है तो हम लोगों के लिए सहयोग करना भी कई बार भारी पड़ जाता है। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी पूरा ध्यान देते हुए यहाँ नोटिस करना चाहिए, उनको अधिक से अधिक समय में इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 2 बार से हमारा कॉल डिस्कनेक्ट किया गया तो हम लोग हमारे स्थान पर थे तो किसी प्रकार का विवादित स्थिति नहीं बनी। आगे कई बार इस विषय में विवादित स्थिति बनने की संभावनाएं बढ़ती। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक समय में, बहुत जल्दी समय में, बहुत समय में उन्हें जो है कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है उन्हें मदद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा मदद की जी, लेकिन यदि कॉल 5 मिनट 10 मिनट पहले लग जाता तो बालिका को थोड़ा सा जल्दी उपचार मिलता। बाकी उन्होंने पूर्णतः सहयोग प्रदान किया, जैसे उनको अवगत हुआ 5-10 मिनट में गाड़ी हमारे पास आ गई। बिल्कुल, लड़की को जल्दी चिकित्सा मिल सकती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो किया है उससे इंसानियत पे विश्वास भी बना रहेगा। एक आदर्श नागरिक की तरह आप बने हैं। बहुत लोग आपसे अब बात कर रहे होंगे। आज क्या विचार है आपके मन में? ये अनुभव का विषय नहीं, ये विषय है कि हमारा मानवता का एक विषय है। आज हम लोग रोडों पर देखते कई कुत्तों के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वहां कई कुत्ते उस कुत्ते की सुरक्षा करते हैं। लेकिन हम तो मानव है, हमसे और यह भारत जो विश्व गुरु भारत की भारतीय संस्कृति में हम लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। यदि ये कर्म नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह विषय जो है कि धन्यवाद का पात्र नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए इस विषय के अनुसार मेरी एक ही सभी लोगों से प्रार्थना रही, कृपया करना चाहिए और लोगों को हमेशा मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि कई लोग यहाँ नागरिक दर्शनार्थी भगवान महाकाल के भरोसे, भगवान महाकाल की नगरी में रहने वाले लोगों के भरोसे अपना परिवार आते। मेरा ऐसे विषय में नहीं, अभी तो किसी भी विषय के लेकर के हमें हर एक नागरिक की हर एक आवश्यकता अनुसार मदद की, लोग जिनको आवश्यकता मदद की का हमेशा हमें मदद करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल, आपने समय निकाला, बात की और जो आपने जिस तरह से मदद की, हमारा इंसानियत पे विश्वास बना रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिला आपने जो कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि इसी मामले में 72 घंटे बाद भी आरोपी नहीं पकड़ा गया, लेकिन पुलिस के बयान और दस्तावेजों में कई विसंगतियां मिली हैं। एक रिपोर्ट। 15 साल की बिटिया बलात्कार के बाद खून से लथपथ, 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलती रही। 72 घंटे बीत गए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उज्जैन पुलिस का कहना है कि 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। ये भी पता लगा है कि पीड़ित मध्य प्रदेश के ही एक जिले की है, जो कि उज्जैन से 700 किलोमीटर दूर है। सतना में उसकी एक दिन पहले की गुमशुदगी थी। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे
पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे, 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने का उज्जैन में जो रही, वहाँ पे वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत हुई, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है। वो अपने बब्बा के साथ रहती है जो कि मजदूरी का काम, बकरी चराने का काम करते हैं। उसके पिता जो हैं वो मंदबुद्धि हैं, माँ उसके साथ नहीं रहती है, करीब 10-12 साल पूर्व ही उनको छोड़ के अलग कहीं रह रही हैं और एक बड़ा भाई है। जैसे ही उज्जैन पुलिस और मीडिया के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि उसका बच्ची के द्वारा क्या ड्रेस पहना गया है, तो उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके परिजनों से उसकी तस्दीक कराई गई थी और एक वरिष्ठ टीम जो है रवाना हुई है और वो बच्ची से और उसके परिजनों से पूछताछ करके और उससे पहचान करवा के उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि पुलिस के बयान में विरोधाभास है। बुधवार को उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने कहा था कि लड़की अपने माता पिता का नाम ठीक से नहीं बता पा रही है, उसके उच्चारण से लगता है कि वो उत्तर प्रदेश से है। हालांकि एनडीटीवी के हाथ जो एफआईआर लगी है उसमें उसके परिजनों के नाम दर्ज हैं, उसका बयान भी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया है कि लड़की 8वीं की छात्रा है, वो अपने दादाजी और बड़े भाई के साथ रहती है। रविवार शाम को वो गुमशुदा हुई थी और उसी दिन उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें लड़की को उज्जैन के पास घूमते हुए देखा जा सकता है। नई तस्वीरों में वो सुबह 3 बजे स्कूल यूनिफॉर्म में दिखती है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसे सीसीटीवी में आधे कपड़ों में खून से लथपथ देखा गया। इससे पता लगता है कि अपराध सोमवार सुबह हुआ, ये भी कि वहाँ के लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। लेकिन जब उज्जैन के पुलिस अधीक्षक से इस चौंकाने वाले दृश्य के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब भी कम चौंकाने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पीड़ित की आर्थिक मदद की। उसी वीडियो को बैक ट्रैक करते हुए जब हमने वहाँ लोगों से जाके पूछताछ की तो बच्ची के पास जब हमें वो मिली है तो उसके पास जो 120 रुपए थे वो उन्हीं जो मोहल्ले के रहने वाले थे उन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए। 8 किलोमीटर जब बालिका चली, वो भी आधे कपड़ों में, तो उस समय हमारे समाज की मानवीयता कहाँ खो गई? क्या लोगों ने उसको दृश्य को नहीं देखा? लहूलुहान होकर घूम रही थी, कम से कम उसको ले जाकर अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था, पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। इस तरह कोई काम नहीं किया गया, इससे हमें बहुत तकलीफ और पीड़ा होती है और उज्जैन का नाम बदनाम हुआ। उज्जैन का क्या बल्कि पूरे देश का नाम बदनाम हुआ। 8 किलोमीटर में इतने पुरुष मिले होंगे, उन्होंने चलो इग्नोर कर दिया। क्या इस देश इस नगर की महिलाओं ने उसको नहीं देखा? क्या एक महिला के प्रति भी इतनी सजग नहीं हो सकी कि उस महिलाओं को सहयोग कर सके? ये इस नगर की महिलाओं के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। महिला तो उसको सहयोग कर सकती थी। यहाँ पर पुलिस का जहाँ तक सवाल है, इस मामले में जो हैदराबाद पुलिस ने किया तो वैसा का वैसा ही आदेश उज्जैन की पुलिस को देना चाहिए। एकमात्र शख्स जिसने पीड़ित की मदद की, आचार्य राहुल शर्मा, एक स्थानीय पुजारी जो अपने आश्रम से बाहर निकल रहे थे। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तो तत्पश्चात हमने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए, सब फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पे पुनः रिटर्न कॉल किया। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। पुलिस का कहना है कि लड़की की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे गंभीर चोट आई है। उज्जैन से ललित, सतना से ज्ञान और भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और जानकारी आपको आगे देंगे। तो आइए अब देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात अपने बुजुर्गों से जुड़ी हुई करते हैं। भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है, यानी सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहते हैं। करीब 50% 25 साल के हैं। लेकिन जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण भारत में बुजुर्गों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यानी आने वाले दशकों में भारत तेज़ी से बुजुर्ग होते समाज में बदलेगा। लंबे वक्त से इंतजार था जिस रिपोर्ट का, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में इन बातों का खुलासा है। ये रिपोर्ट UNFPA, भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से तैयार की है और इसके मुताबिक आपको बता दें कि 2050 तक हर 5 व्यक्ति में से एक बुजुर्ग होगा हमारे देश में। सदी के अंत में कुल आबादी के 36% बुजुर्ग होंगे। अभी कुल आबादी 10.1% ही हिस्सा जो हमारी आबादी का बुजुर्ग है। और कारण क्या बताया जा रहे हैं? घटती प्रजनन संख्या है। बीते एक दशक में प्रजनन क्षमता में 20% की गिरावट आई है। मृत्यु दर में कमी आई है। आयु लंबी हो रही है। 7.7% बुजुर्ग के साथ बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। 8.1% बुजुर्ग के साथ उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे युवा राज्य है। 16.5% के साथ केरल में सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। तो दिखता है कि वहाँ पे आबादी बढ़ रही है तो युवा राज्य हैं और यहाँ पर आबादी शायद नहीं बढ़ रही होगी। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम चीन की बात कर लें तो चीन में बढ़ते उम्रदराज लोगों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डाल लेते हैं 2025 तक बुजुर्गों की संख्या 30 करोड़ यहाँ पे हो जाएगी चीन में। 2035 तक बुजुर्गों की संख्या 40 करोड़। 1960 में लोगों की औसत उम्र 44 साल थी चीन में। 2021 में लोगों की औसत उम्र 78 साल हो गई है और 2050 तक लोगों की औसत उम्र 80 साल से ज़्यादा होगी चीन में। बीते 5 सालों में यहाँ बिना बच्चों वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है और प्रजनन दर जो है 2022 में घटकर 1.09 हो गई है। तो ये चीन के कुछ आंकड़े दिए। हमारे साथ खास मेहमान है बात करने के लिए। पूनम मुट्रेजा हमारे साथ हैं यहाँ पर बात करने के लिए। आपको बता दें उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। जो ये रिपोर्ट आई है इसको आप कैसे देखती हैं? एक तरफ हमारे बुजुर्ग मान्य हैं, उनकी ज़रूरत है, हमें उनके लिए भी बहुत कुछ करना है, लेकिन एक बुजुर्ग देश होने के नाते अगर हम 2050 तक आएंगे किन किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा? हमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके बारे में सोचते हुए सबसे पहले तो हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि देश में जो पहले हमारे यहाँ काफी परिवार एक जॉइंट फैमिली होती थी, अब वो जॉइंट फैमिली धीरे धीरे कम हो रही है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी एज फार एज यंग लोग हैं वो कम ही अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हमें सोशल सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता है और वृद्ध महिलाओं के प्रति हमें और भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो विधवा हो जाती हैं क्योंकि महिलाओं की उम्र पुरुषों से ज्यादा होती है और बहुत सी महिलाएं विधवा, गरीब और अकेली पड़ जाती हैं। दूसरा जो ये एजिंग प्रॉब्लम है ये ज्यादा गांव में है जहां बहुत कम स्वास्थ्य और इनकम अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। स्वास्थ्य फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान है और हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, पर हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें जो वृद्ध लोग हैं उनकी जो जिसे हम जेरियाट्रिक केयर इंग्लिश में कहते हैं उसका कोई हमारे पास ट्रेनिंग या सर्विसेज नहीं है। और हमें केरला से एक उदाहरण लेना चाहिए। केरला में जहां आपने बोला कि वृद्ध अवस्था के लोग सबसे पहले ज्यादा हुए, वहां पे एक स्कीम है वायो मित्र और इस 2000 क्लिनिक्स हैं जहां डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की गई है कि वृद्ध अवस्था या जेरियाट्रिक केयर कैसे देनी है। तो वो अलग अलग जगह क्लिनिक्स लगाते हैं। तो एक तो सोशल सिक्योरिटी, हमें पैसा जो है पेंशन स्कीम्स, जो वृद्ध लोग हैं, गरीब है, जिनके पास संपत्ति नहीं है। देखिए 90% लोग हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर में है। इसका मतलब उनके पास कोई हेल्थ सिक्योरिटी, पेंशन कुछ नहीं है। बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बुजुर्गों के लिए बढ़ाना है, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, बहुत ज़रूरी है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में। दूसरी तरफ एक इसका पहलू है नीति को लेकर, पॉलिसी को लेकर। हमने देखा चीन वगैरह में किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, हमारे देश में भी जिस तरह से नीति है
उसमें किस तरह का बदलाव या उसके बारे में क्या सोच है? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं शहरों में भी अब 1 बच्चे या 2 बच्चे ही लोग कर रहे हैं, कितने युवा तो शादी भी नहीं करना चाह रहे हैं, हम भी उस ओर बढ़ रहे हैं। और अगर तो उस लिहाज से हमें क्या बैलेंस बनाना होगा, वो आप जरा बताइए। देखिए, अब ये बहुत देर हो गई है कि हम बैलेंस बना सकते हैं। हमारी यंग पॉपुलेशन अभी ज्यादा है, पर वो कम होती जाएगी और वृद्ध अवस्था के लोग ज्यादा होते जाएंगे। बैलेंस हम यही कर सकते हैं कि हम अपने बुजुर्गों के लिए प्लानिंग करें। हमारे पास समय है और कुछ प्रांत जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं, वहां पे अंतर है। वहां पे अभी हमारे पास समय है, जब अब ज्यादा यंग लोग हैं और ऊपर आगे बढ़ेंगे वृद्ध, तो उनके लिए हम प्लानिंग अभी से शुरू करें। डे केयर्स बनाएं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको ओरिएंटेशन दे के और वृद्ध अवस्था के लोगों की कैसे ध्यान रखना है। और हमें सिर्फ शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कार्यक्रम बढ़ाने होंगे। अभी तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 1999 की वृद्ध अवस्था के लिए, उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि परिवार अपने वृद्ध अवस्था के लोगों की केयर करे और नौजवानों को भी कहा जा रहा है। पर ये मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है कि हम लोगों का इकोनॉमिक सोशल बिहेवियर बदल सकते हैं। देखिए, माइग्रेशन कितनी है हमारे देश में ऑलरेडी, और स्पेशली जो गरीब प्रांत है वहां से माइग्रेशन होता है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी समाज को तो जरूर लेनी चाहिए, परिवारों को लेनी चाहिए। हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, पर हमें हमारी सरकार को नीतियां बनानी पड़ेंगी। ये समय आ गया है कि हमें एडजस्ट करना होगा कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और जैसे हम अन्य देशों में देखते हैं, अब देखते हैं कि यंग लोग वॉलंटियर करते हैं। हमें एक स्पिरिट, एक अवेयरनेस करनी होगी हमारे लोगों में कि देखिए हमारे देश में वृद्ध लोग ज्यादा होंगे और हमारा फर्ज बनता है सिर्फ बच्चों का नहीं, एज स्पेशली सिटीजन्स, कि हम लोगों की परवाह करें। बिल्कुल और उन्हें इज्जत और प्यार, ये बिल्कुल इज्जत, सम्मान और प्यार दोनों सब चीज़ों की ज़रूरत है, जेरियाट्रिक केयर भी, और साथ ही सरकार को अपनी नीतियों पर एक बार फिर से गौर करना होगा। बहरहाल आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर हाजिर होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन से जुड़े मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। केंद्रीय एजेंसी बंगले में हुए काम में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच कर रही है। प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं और ये उनकी घबराहट दिखाता है। ये पहली इंक्वायरी तो है नहीं, अभी तक 50 से ज़्यादा इंक्वायरी करा चुके हैं। कभी कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बस घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने स्कूल घोटाला कर दिया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने सड़कों का घोटाला कर दिया। इन्होंने 33 से ज़्यादा मेरे ऊपर केस करे और इन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है, इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे पहले कुछ नहीं मिला वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? और आपको बता दें, रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत की जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगी। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का एक कॉन्क्लेव शुक्रवार 29 सितंबर को आयोजित कर रहा है, जहां पर हम आगे की राह को परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गज, केंद्रीय मंत्री और कई स्टेक होल्डर्स से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना कितना साकार हो सकता है।
एशियन गेम्स के चौथे दिन भी भारत ने शानदार शुरुआत की है। वुशु में मणिपुर की रहने वाली ऋषिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता है। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर वो अपने परिवार के लिए परेशान थी। उसके अलावा शूटिंग में भारत के अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिवा नरवाल की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। आज अनंत चतुर्दशी और गणपति बापा को विदाई दी जा रही है। 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद मुंबई और देश के कई शहरों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम है। सीसीटीवी और ड्रोन से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। और जाते जाते आपको एक बार फिर बता दें, रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत की जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगी। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी गई है और इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का एक कॉन्क्लेव शुक्रवार 29 सितंबर को आयोजित कर रहा है, यानी कल, जहां पर हम आगे की राह को परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गज, केंद्रीय मंत्री और कई स्टेक होल्डर्स से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना कितना साकार हो सकता है। नमस्कार।